गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। पर्सनैलिटी के पार्ट 2 में आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तित्व के अर्थ और व्यक्तित्व को जो चीजें डिसाइड करती हैं उनके बारे में। अगली क्लास में हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों में आ जाएंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व का मापन। तो ऐसे करते करते हम लोग पूरे पर्सनैलिटी के टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। उसको तैयार करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कल एक परिभाषा जो हमने लिखी थी आलपोर्ट की, वो परिभाषा आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा कि गॉर्डन आलपोर्ट क्या परिभाषा देते हैं, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा वो लोग मानते हैं। और आलपोर्ट की ये जो परिभाषा है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आलपोर्ट की परिभाषा क्या कहती है कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का क्या है? गतिशील या गत्यात्मक, एक ही बात है, डायनेमिक बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। गत्यात्मक या गतिशील संगठन है। और ये क्या करता है? फिर आगे कहता है जो उसके वातावरण के प्रति, किसके वातावरण के प्रति? उस व्यक्ति के वातावरण के प्रति, जो उसके वातावरण के प्रति क्या करता है? आगे कहता है अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये जो परिभाषा है व्यक्तित्व की, ये अपने आप में बड़ी विस्तृत परिभाषा है। और ये परिभाषा हमें ये कहती है कि एक्चुअल में पर्सनैलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है। इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी is the dynamic organization of psychophysical systems that determines its unique or his unique adjustment to his environment। एक परिभाषा में आइजेंक की आप लोगों के सामने और लिखना चाहूंगा। आइजेंक आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नाम है और आइजेंक ने क्या पर्सनैलिटी के बारे में बोला था ये भी हम लोग लिखेंगे। तो आइजेंक की एक परिभाषा है। परिभाषा आइजेंक की क्या कहती है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर संगठन। 4 वर्ड में यहां यूज कर रहा हूं, ज्ञान शक्ति और शरीर संगठन। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, निम्न में से क्या व्यक्तित्व में शामिल होता है? प्रश्न आ गया, कहां से जवाब दोगे? इन परिभाषाओं से जवाब मिलेगा। 4 चीजें आ गई। व्यक्ति का चरित्र आ गया, चरित्र आ गया, उसकी चित्त प्रकृति आ गई, उसका स्वभाव कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसकी ज्ञान शक्ति, उसका नॉलेज कैसा है, क्या वो अपने बारे में जानता है, क्या वो दुनिया के बारे में जानता है, और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो उसका शारीरिक संगठन है का लगभग स्थायी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, या टिकाऊ, टिकाऊ बोल रहा हूं मैं, ये वर्ड यूज कर रहा हूं, टिकाऊ संगठन है। इसका मतलब व्यक्तित्व एक संगठन होता है, वो कभी भी बिखरावा नहीं होता। बचपन में हमने कहानियां पढ़ी थी ना, संगठन में शक्ति है। तो व्यक्तित्व हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, संगठित होता है।
शरीर के सभी भाग, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, सब मिलजुल कर काम करते हैं तब पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। इसका मतलब ये सारी चीजें मिलजुल कर काम करती हैं। कौन सी सारी चीजें? चाहे उसकी मनोदैहिक व्यवस्थाओं का आल्पोर्ट का सिस्टम ले लीजिए, या आइजेंक का चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान, शक्ति, शरीर संगठन ले लीजिए, सब मिलकर काम करते हैं। और ये गत्यात्मक या एक स्थायी या टिकाऊ संगठन है जो क्या करता है, जो वही बात आगे है, उसके वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, जो उसके वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। सेम एज इट इज आ जाएगी बात। इसका मतलब हमें एक चीज तो क्लियर है कि व्यक्तित्व का काम अपने वातावरण के प्रति समायोजन करना है। तो समायोजन करने का काम तो बुद्धि का भी है, समायोजन करने का काम तो सीखने का भी है, समायोजन करने का काम तो एटीट्यूड का भी होता है, समायोजन करने का काम तो अभिवृद्धि और विकास का भी होता है, समायोजन का काम तो शिक्षण और अधिगम दोनों का ही होता है। तो इसका मतलब ये कुछ और है, और ये क्या है? ये व्यक्तित्व जो है ये व्यक्ति की मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है, या उसके चित्त, प्रकृति, चरित्र, ज्ञान, शक्ति और शरीर का संगठन है। तो इन परिभाषाओं का हमने कल विश्लेषण प्रारंभ किया था, और उसमें सबसे पहली चीज तो हम इसमें बात करते हैं वो क्या है कि व्यक्तित्व में मनोदैहिक व्यवस्थाएं आती हैं। और मनोदैहिक आने का मतलब है कि इसमें मन और शरीर दोनों की बातें शामिल आ जाती हैं। मन का मतलब व्यक्ति की वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है, उसका चित्त है, उसका ज्ञान है, उसका जो भी अनुभव है जो इस दुनिया से उसको मिला है, एवरीथिंग, उसकी आदतें इसमें आ जाती हैं, उसकी अभिवृत्तियां इसके अंतर्गत आ जाती है, उसका स्वभाव इसके अंतर्गत आ जाता है। एवरीथिंग कम्स अंडर द हेड मन, सब मन में आ जाता है। और दूसरा पार्ट जो इसका बचता है वो होता है शरीर। और शरीर का मतलब हो गया कि उसका शारीरिक संगठन। आप देखेंगे कि व्यक्तित्व में कई लोगों ने तो सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर और शारीरिक द्रव्यों के आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, चाहे वो शेल्डन का हो, चाहे वो क्रैशमर का हो, चाहे वो हिपोक्रेट्स का हो, चाहे वो वैदिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो सुश्रुत का चरक संहिता का वर्गीकरण हो, या तो शरीर की बनावट के आधार पर या शरीर के अंदर जो मटेरियल जो होता है, जो द्रव्य होता है उसके आधार पर। तो व्यक्तित्व में ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तब हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए पूरी साइकोलॉजी को आप एक जगह पर्सनैलिटी में मिक्स कर सकते हैं। इसमें बुद्धि आ जाएगा, इसमें अधिगम आ जाएगा, इसमें विप्रेरणा आ जाएगी, इसमें वृद्धि विकास आ जाएगा, इसमें चिंतन, तर्क, कल्पना, सब सारे टॉपिक इसके अंदर, आदतें सब शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात हमने बात की थी कि इसमें व्यक्ति शब्द आता है क्योंकि पर्सनैलिटी में पर्सन आता है, क्योंकि इसमें आत्मचेतना का यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस का भाव होता है। आत्मचेतना बोले तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी अपने आप को जानने का भाव इसमें होता है। यानी इसमें यह भाव होता है कि मैं हूं और मेरा अस्तित्व है और मैं हूं, ये बात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर लागू होती है। इसलिए हम किसी अन्य जीव के साथ पर्सनैलिटी शब्द काम में नहीं लेते हैं। तीसरी बात, व्यक्तित्व को हम लोग एक वर्ड और देते हैं, एक गतिशील संगठन वर्ड देते हैं। इसको आप गतिशील भी कह सकते हैं, आप इसको गत्यात्मक भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील का मतलब व्यक्तित्व परिवर्तनशील नहीं है, ये संगठन परिवर्तनशील है। जैसे हम जैसी भी परिस्थिति में होते हैं, हमारे चारों तरफ जैसा भी वातावरण होता है, हमारी बाहर की जो परिस्थितियां हैं, हमारा बाहर का जो वातावरण है, ये सदैव एक जैसा नहीं रहता। और इसीलिए वातावरण और परिस्थितियां निरंतर क्या रहती हैं? परिवर्तनशील रहती हैं, वे हमेशा ही चेंज होती रहती हैं। सुबह से शाम तक आपको 10 बार अलग अलग माहौल आपको मिलेगा और अलग अलग माहौल में आपको अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, अलग अलग परिस्थितियों में आपको अलग अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा, अपना व्यवहार अलग अलग करना पड़ेगा। और ये वातावरण या ये परिस्थितियां परिवर्तनशील होने के कारण ये जो संगठन है ये परिवर्तनशील होता है। व्यक्तित्व तो टिकाऊ होता है,
लेकिन ये संगठन जो होता है ये परिवर्तनशील होता है। मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास अगर 4 आदमी बैठे हैं तो उन 4 लोगों को मैं मिलाकर अगर अपनी पर्सनैलिटी बनाऊं तो वो चारों कैसे भी एडजस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब कभी आपको अपनी आदतों के अनुसार कभी किसी परिस्थिति में दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। अपने स्वभाव के आधार पर या अपने चरित्र के आधार पर आपको अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये संगठन जो है ये क्या है, गतिशील है, न कि व्यक्तित्व गतिशील है। व्यक्तित्व तो मैं आपको बताऊं कि व्यक्तित्व तो स्थायी संगठन होता है या टिकाऊ कह सकते। स्थायी तो मैं इसलिए वर्ड यूज नहीं कर सकता क्योंकि व्यक्तित्व में अगर हमें कभी परिवर्तन लाना हो तो हम जैसे सीखने को हम लोग अपेक्षाकृत स्थायी मानते हैं, वैसे ही पर्सनैलिटी में भी अगर जरूरत पड़े तो हम वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारी कोई आदत गलत है, पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हम उस आदत में सुधार ला सकते हैं। हम अपने स्वभाव में थोड़ा बहुत जरूरत के अनुसार सुधार ला सकते हैं। हम अपनी जो बाहरी बनावट है इसको अगर आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत जो भी हमारे हाथ में उसको हम लोग थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। अपनी वेशभूषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, बोलने के तरीकों में हम अपना परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एकदम स्थायी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टिकाऊ कहेंगे। टिकाऊ कहने का मतलब अगर एक आदमी के व्यक्तित्व का गुण है ईमानदारी, तो हम ये मानते हैं कि वह लगभग हर परिस्थिति में क्या रहेगा, ईमानदार रहेगा। तो अगर उसकी ईमानदारी रोज बदलती रही तो हम ये कह नहीं सकते कि इस आदमी के व्यक्तित्व का गुण है ईमानदारी। ईमानदार मतलब हर परिस्थिति में ईमानदार, बेईमान मतलब हर जगह बेईमान। ये नहीं हो सकता कि कोई दूसरे के साथ बेईमानी कर रहा और आपके साथ ईमानदार रहेगा, ये कतई संभव नहीं है। जो बेईमान है वो हर जगह बेईमान रहेगा, जो ईमानदार है वो हर जगह ईमानदार रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का गुण होता है और ये टिकाऊ होता है, ये स्थायी होता है। इसलिए व्यक्तित्व को हमेशा ही क्या माना जाता है, अपेक्षाकृत स्थायी माना जाता है। अगली चीज जो व्यक्तित्व के बारे में आपको समझनी है कि व्यक्तित्व जो होता है वो अपूर्व होता है। अपूर्व का मतलब आप इसमें कह सकते हैं कि ये अनोखा होता है। आप इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिक। यूनिक जो वर्ड है ये अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब ही अनोखा होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है। और ये आप हमेशा याद रखना, दुनिया के आप किसी भी 2 लोगों को आप बुला लीजिए, अपने सामने खड़ा कर लीजिए, आपको 2 लोगों की पर्सनैलिटी कभी भी एक जैसी नहीं मिलेगी। उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में क्या होता है, अनोखा होता है। हर व्यक्ति के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो उसकी शारीरिक बनावट है, वो सारी अलग अलग होती है और इस वजह से उनका जो व्यक्तित्व का जो संगठन बनता है वो अपने आप में अपूर्व होता है या अनोखा होता है। एक ही परिस्थिति में सारे लोग एक जैसा व्यवहार नहीं करते, इसलिए हमारा समायोजन करने का जो तरीका होता है, परिस्थितियों से निपटने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो 2 चीजों का परिणाम है। एक है हमारी हेरिडिटी और दूसरा हमारा वातावरण। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी, तो हम सब जानते हैं कि हमारी आनुवंशिकी है वो अलग अलग होती है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज अलग अलग होते हैं। यहां तक कि 2 सगे भाई बहनों में भी 25% से ज्यादा आनुवंशिकी समान नहीं होती। हाँ, जो एकदम आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी बायोलॉजी जरूर 100% सेम होती है, लेकिन अगर उनको अलग अलग माहौल में पाला जाए तो उनका वातावरण अलग अलग हो जाएगा। तो इस वजह से उनकी भी पर्सनैलिटी 100% सेम नहीं हो सकती। कुछ मैचिंग हो सकती है लेकिन 100% सेम नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत आपको समझना चाहिए, जहां पे मैंने स्प्रेंगर, लुइस स्प्रेंगर और एक और व्यक्ति हैं जेम्स स्प्रेंगर, उनकी मैंने आपको एक कहानी बताई है। वो कहानी आप वहां से सुन सकते हैं कि भी उनके अंदर किस प्रकार आनुवंशिकी की समानता होने के कारण आगे जाकर जब वो 40 साल के लगभग हुए और उनकी जब पर्सनैलिटी की प्रोफाइल बनाई तो बहुत सारी चीजें कॉमन मिली। इसका मतलब ज्यादा रोल पर्सनैलिटी में आनुवंशिकी का रहता है।
दूसरा ई का मतलब है हमारा वातावरण। चूंकि हमारा वातावरण भी सेम नहीं होता है, परिस्थितियां हमारी एक जैसी नहीं होती है, इस वजह से हमारा व्यक्तित्व कभी भी, चाहे वो दो सगे भाई क्यों ना हो, सगे बहनें क्यों ना हो, एक साथ पैदा हुए बच्चे क्यों ना हो, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में यूनिक होता है, अनोखा होता है। इसलिए व्यक्तित्व के साथ हमेशा ही ये बात आती है, व्यक्तित्व कभी भी साधारण नहीं होता है, व्यक्तित्व कभी भी सामान्य नहीं होता है, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, व्यक्तित्व हमेशा ही अपूर्व होता है, अनोखा होता है। अगली चीज जो हमें यहां समझनी है कि व्यक्तित्व का आखिर काम क्या है। तो व्यक्तित्व का काम है समायोजन करना। समायोजन करने का मतलब क्या होता है? समायोजन का अपने बिल्कुल पर्टिकुलर एक चैप्टर चलता है समायोजन, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। समायोजन का आप फिलहाल आप इतना ही अर्थ समझिए कि ये मेरी आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का मतलब ये मेरे अंदर की स्थिति है और ये मेरा बाहर का वातावरण है, ये मेरी बाहर की परिस्थितियां हैं। ये मेरी आंतरिक स्थिति है और ये मेरी बाहरी परिस्थिति है, और इन दोनों के बीच में जब संतुलन बन जाता है तो उसे हम लोग समायोजन की संज्ञा दे देते हैं। संतुलन, तीर का निशान देखिएगा, मैंने तीर का निशान दो तरफा लगाया है। दो तरफा लगाने के पीछे रीजन ये है कि हम अपने वातावरण में परिवर्तन लाते हैं और वातावरण हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। कभी हमें ढलना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार और कभी परिस्थितियों को बदलने की हम क्षमता रखते हैं तो हम परिस्थितियों को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज आप तैयारी कर रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपने आप को बदलिए और उन परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश कीजिए, और या अगर आप में हिम्मत है तो आप अपनी परिस्थितियां बदल दीजिए, आप अपनी जगह बदल दीजिए, दूसरी जगह रहना चालू कर दीजिए जहां आपकी पढ़ाई हो सकती है। कुल मिलाकर हम दो प्रकार से परिवर्तन लाते हैं, या तो हम हमारे अंदर परिवर्तन लाएंगे परिस्थितियों के अनुसार, और या परिस्थितियों को बदल देंगे हमारे अनुसार। वो डिपेंड करता है। पहले के समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, और अगर पहाड़ के इस तरफ कोई गांव है और अगर दूसरी तरफ पानी है तो वो लोग पहाड़ चढ़कर मटके भर भर के पानी लाते थे। आज टेक्नोलॉजी आ गई, आज हमने वहां से गांव तक पाइपलाइन बिछा दी या कोई नहर बना दी, तो हमने क्या किया? हमने वातावरण को बदल दिया। कभी हम बदलते हैं वातावरण के अनुसार, कभी वातावरण बदलता है हमारे अनुसार। ये डिपेंड करता है कि उस परिस्थिति में हम दोनों में से पावरफुल कौन है। अगर मान लीजिए कोई लड़की ससुराल जाती है और वहां पर ससुराल वाले सारे लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जबकि वह कभी जिंदगी में 4 बजे नहीं उठी, वह हमेशा 8 बजे उठती है। अब ससुराल जाते टकराव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सब लोग 4 बजे उठते हैं, उसको 8 बजे तक कौन सोने देगा? अब उसके पास दो ऑप्शन है। अगर वो पावरफुल हुई तो ससुराल वाले भी 8 बजे उठेंगे, और अगर ससुराल वाले पावरफुल हुए तो वो 4 बजे उठेगी। एक तो एडजस्टमेंट, या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि थोड़ा आप झुको, थोड़ा हम झुकें, और 5:30-6 बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं सबका उठने का। तो एक बीच की कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बन सकती है। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी हम बदलते हैं, कभी हम बदल देते हैं, यानी समझना, कभी हम अपने आप को बदल देते हैं, कभी हम बाहरी परिस्थितियों को बदल देते हैं। यही चीज समायोजन कहलाती है, और ये प्रक्रिया हमेशा दो तरफा चलती है। यानी कभी हम बाहरी चीजों को बदलने की क्षमता रखते हैं, कभी बाहरी चीजें हमें बदलने की क्षमता रखती है। और इसीलिए व्यक्तित्व का एक ही काम है, अपने अंदर और अपने बाहर की परिस्थितियों के बीच में क्या बैठाना? संतुलन बैठाना, समायोजन करना। तो इस प्रकार व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व का अर्थ हमने समझा कि व्यक्तित्व के अंदर आत्मचेतना का भाव होता है, उसमें मन और देह संबंधी सारी विशेषताएं आ जाती है। यह एक गतिशील या गत्यात्मक संगठन होता है, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं। लेकिन व्यक्तित्व अपने आप में टिकाऊ होता है, लंबा टिकने वाला होता है। रोज रोज व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं बदलती है, वो एक बार जो पर्सनैलिटी बन जाती है वो लगभग स्थायी या टिकाऊ रहती है। और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अपूर्व, अनोखा, यूनिक, असाधारण, अद्वितीय होता है। वो कभी भी सामान्य नहीं होता है। और व्यक्तित्व का एक ही काम है, अपने अंदर और अपने बाहर की परिस्थितियों के बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं और वो है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, और ऐसी ताकतें जो हैं वो कारक हैं जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कहलाते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की जब अपन बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहली चीज जो हमें प्राप्त हुई है वो है हमारे माता पिता से, और हमारे माता पिता से जो धरोहर हमें मिली है वो है हमारी आनुवंशिकी यानी हमारी हेरिडिटी। और जो हेरिडिटी हमें मिली है, इस हेरिडिटी से हमारा बहुत कुछ डेवलपमेंट इसी से हुआ है। जब हम मां के गर्भ में कोशिका के रूप में जाते, उस कोशिका में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर आप कोई 100 मंजिला भवन भी बनाओ तो उसका नक्शा पहले बनता है, फिर एक एक ईंट रखी जाती है। तो वैसे ही उस एक कोशिका में हमारा पूरा मैप था कि इसकी आंखें कहां होंगी, आंखें कैसी होंगी, कान कैसे होंगे, त्वचा कैसी होगी। ये नहीं है कि अपने आप बनते गए, ना ना, अपने आप बनते गए तो आप एक बिल्डिंग को बिना नक्शे बना के देख लो, अलग अलग ठेकेदारों को बुला के देख लो क्या जुगाड़ बनाते हैं वो। नहीं, काम हमेशा प्रॉपर तरीके से होता है। नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। अगर आपके जीन में आपकी एक आंख टेढ़ी लिखी है तो आपकी टेढ़ी ही होगी, आप उसको सीधी नहीं कर सकते। हाँ, सर्जरी करवा सकते हो, एक आगे की बात है, लेकिन पैदाइशी आपकी वैसी स्थिति होगी। अगर आपके जीन में बाल है, अगर नहीं है तो आप टकले होंगे 100%, आप बाल नकली वाले लगवा लो। तो जो जीन की यानी जो हमारी कोशिका होती है, उस कोशिका में हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आपका जेंडर यानी आप महिला होंगे, पुरुष होंगे, और आपके अंदर जो जो विशेषताएं होंगी एडी से लेकर चोटी तक, एवरीथिंग वाज रिटन ऑन दैट सेल। उस कोशिका में सब कुछ आपका नक्शा बना हुआ था। और फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8, 16, 32, 64 यानी दुगुनी होती गई, जिसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और उसी से आपका पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना, उसी से आपकी हड्डियां बनी हैं, उसी से मस्तिष्क बना, हृदय बना, फेफड़े बने, पूरी बॉडी का निर्माण हुआ, आंखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ, सब कुछ उसी से बना। तो ये आनुवंशिकी बहुत कुछ निर्धारित करती है। इसीलिए व्यक्तित्व में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो आनुवंशिकी को माना जाता है। हालांकि आनुवंशिकी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती है। तो दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकी के साथ साथ जो हमारी शारीरिक ग्रंथियां हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जिन्हें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आप लोग जब 10वीं क्लास तक साइंस पढ़ते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आप डिटेल में चर्चा करते हैं कि भी जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो पूरी बॉडी की ग्रोथ को डेवलप मेंटेन करती है। आपके यहाँ गले में कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, जिससे थायरोक्सिन T4 हार्मोन निकलता है, वो आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपकी पूरी बॉडी में आप जो खा रहे हो वो पचना है कि नहीं पचना है, कोशिकाओं को ऊर्जा कितनी मिलनी है, कैसे मिलनी है, सारा आपका थायराइड कंट्रोल करता है। इसी प्रकार आपके वृद्धि हार्मोन ADH निकलते हैं, वो आपके ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। अगर हार्मोन बहुत ज्यादा हो गए तो आप एकदम लंबे हो जाएंगे बांस की तरह, और अगर आपके हार्मोन कम श्रमित हुए तो आप एकदम ठिगने बोने रह जाएंगे। अब बोने रह गए तो आपकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से बनेगी, लंबे रह गए तो आपकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से बनेगी, क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। आपकी लंबाई कैसी है, आपकी बाहरी बनावट कैसी है, आपका रंग रूप कैसा है। अगर मान लीजिए कोई आपके जैसे मान लीजिए कोई भी हार्मोन है, अगर उनका इम्बैलेंस हो गया तो इम्बैलेंस आपके स्वभाव पे सीधा सीधा प्रभाव डालेगा। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है और उसके अंदर महिला हार्मोन अधिक सक्रिय हो गए तो वो पुरुष होने के साथ साथ महिलाओं के गुण भी दिखाएगा। यानी ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पुरुष और महिला। तो पुरुष के अंदर जो नॉर्मली जो गुण होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मस्कुलिन,
यानी एक पुरुष होने के जो गुण होते हैं वो मस्कुलिन पर्सनैलिटी बन जाती है, और एक महिला के अंदर जो गुण होते हैं वो महिलाएं फेमिनिन पर्सनैलिटी बनाती हैं, एक आदर्श महिला, एक आदर्श पुरुष। लेकिन कई लोगों में क्या होता है, ऐसे पुरुष जिनके अंदर महिलाओं के जो हार्मोन है वो ज्यादा स्रावित हो रहे हैं, या ऐसी महिला जिसमें पुरुषों के गुण ज्यादा स्रावित हो रहे हैं। तो कई बार हमने देखा होगा कि कई पुरुष जो होते हैं वो स्वभाव से जनाना होते हैं, और कई जनाना होती हैं जो स्वभाव से मर्दाना होती हैं। तो ऐसे में जिनमें दोनों के गुणों का समावेश हो जाए, ऐसी जो पर्सनैलिटी बनती है, ऐसी पर्सनैलिटी उभयलिंगी कहलाती है। उभयलिंगी का मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव का मिश्रण होता है। ऐसे पुरुष स्त्री का स्वभाव भी रखते हैं और ऐसी स्त्रियां पुरुषों का स्वभाव भी रखती है। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी का ही तो हिस्सा होता है ना, कि भी आप कैसे दिखेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे आप। तो शारीरिक ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब पर्सनैलिटी के निर्माण की बात आती है। इसके अलावा हम आगे और कारकों की चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में तीसरे नंबर पर मैं जिन कारकों को ले सकता हूं, उसमें आप आनुवंशिकी में तो मैंने सारी चीजें ले ली। कोई गुणसूत्रों की अपसामान्यता आ जाती है। कई बार जैसे हम लोग, आप अभिवृद्धि और विकास में पढ़ना, वहां मैंने एक गुणसूत्रीय विकारों की क्लास ली है कि जैसे मान लीजिए अगर 13वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, ट्राइसोमी 13 बन गया तो पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। 18वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, ट्राइसोमी 18 हो गया तो एडवर्ड सिंड्रोम बन जाएगा। 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी होगी, ट्राइसोमी 21 हो गया तो डाउन सिंड्रोम बन जाएगा। इसी प्रकार अगर 45 के बाद में जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 तो कॉमन होते हैं, और जो 45वां और 46वां जो होता है वो महिलाओं में XX होता है। अगर एक X गायब हो गया तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, और अगर पुरुष को एक एक्स्ट्रा X मिल गया तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसलिए गुणसूत्रों की असामान्यता हो जाए, कोई गुणसूत्रीय विकार आ जाए, कोई जन्मजात कोई विकलांगता, कोई दिव्यांगता आपके अंदर आ जाती है तो पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूं वो है आपका वातावरण। और वातावरण सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग अभिवृद्धि और विकास में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो H/E होता है, यानी वंश क्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी H/E होती है। यानी जो चीजें उसको आनुवंशिकी से मिलती हैं और जो चीजें उसे वातावरण से मिलती हैं, उन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। जब हम वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण का मतलब खाली भौतिक वातावरण नहीं होता। वातावरण का मतलब यहाँ पर भौतिक वातावरण भी आ जाता है, यहाँ पे सामाजिक वातावरण भी आ जाता है, यहाँ सांस्कृतिक वातावरण भी आ जाता है, राजनीतिक वातावरण आ जाता है, आर्थिक वातावरण आ जाता है, यानी बहुत सारी, धार्मिक वातावरण, यानी एवरीथिंग कम्स अंडर दी हेड वातावरण। सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। यदि आपके आसपास धार्मिक माहौल है तो नो डाउट पूरी संभावना है कि आपके जीवन में धर्म का स्थान अलग रहेगा। अगर आपके आसपास के लोग नास्तिक है तो पूरी संभावना है कि आपके धर्म में कोई रुचि नहीं रहेगी। भौगोलिक वातावरण कितना आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, ये जानने के लिए आप विश्व के भूगोल को आप देखिए। जो लोग विषुवत रेखा के बिल्कुल ऊपर या नीचे की तरफ रहते, उन लोगों की त्वचा का रंग अपेक्षाकृत सांवला होगा, और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ आप चलेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उसी प्रकार से त्वचा का जो रंग होता है उसमें सांवलापन कम होता जाता है और त्वचा सफेद यानी सफेद होने लगती है। ये सारा भूगोल का कारण है और यही चीजें आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा बन जाती हैं। तो जैसी आपकी ज्योग्राफी होगी, जैसी परिस्थितियों में आप लोग रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेशभूषा होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका खान पान होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी का भी निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व में वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी चीज जो पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी संस्कृति। कल्चर बहुत बड़ी
विरासत होती है आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। कल्चर के लिए मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि रुथ बेनेडिक्ट की एक बहुत फेमस पुस्तक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, और पैटर्न्स ऑफ कल्चर में रुथ बेनेडिक्ट ने एक पुस्तक लिखकर उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कल्चर डिसाइड करती है। हमारी जैसी कल्चर होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। ऐसी एक बहुत फेमस किताब है जिसके बारे में हमें बहुत बार पढ़ने को मिलता है, वो है पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न्स। तो पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न जो है ये प्लांट की फेमस पुस्तक है, और इस पुस्तक के ऊपर पहले भी आरपीएससी सवाल पूछ चुकी है, रुथ बेनेडिक्ट पर भी सवाल आ चुका है, प्लांट पर भी आ चुका है। वो ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर डिसाइड करती है। और इसीलिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पी मान लिया जाए तो जो पी होगा वो उसके कल्चर का ही एक हिस्सा होगा। यानी आप यहां एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर एक वचन है तो उस व्यक्ति की संस्कृति बहुवचन होगी। यानी जैसे कोई एक से अधिक वस्तुएं मिलकर बहुवचन बनाती हैं, उसी प्रकार से एक ही प्रकार के व्यक्तित्व के कई लोग मिलकर कल्चर बनाते हैं। और कोई भी कल्चर का जो व्यक्ति, अब देखिए मान लीजिए अगर कोई आदमी बिल्कुल नीचे धोती पहनी हुई हो, ऊपर कुर्ता पहना हो, ऊपर पगड़ी लगा रखी हो, कानों में बालियां पहन रखी हो, अलग वेशभूषा देखकर आप क्या बता दोगे, ये आदमी मेवाड़ का आदमी है। अब मेवाड़ का आदमी इसका मतलब मेवाड़ के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेवाड़ की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम उस व्यक्ति को देखकर उसकी कल्चर का अनुमान लगा लेते हैं। तो व्यक्तित्व जो है वो कल्चर का ही एक प्रोडक्ट होता है। कल्चर बहुत महत्वपूर्ण कारक इसके अंदर होता है। समाज संस्कृति के साथ हमारे समाज का यानी व्यक्तित्व विकास पर हमारे समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज हमें वातावरण की तरह एक उपयुक्त माहौल प्रदान करता है। जैसे माता पिता से हमें परवरिश मिलती है, समाज का मतलब जहां हम पैदा हुए, हमारा परिवार, हमारा पास पड़ोस, हमारे आसपास के लोग। आप यहाँ पे यूरी ब्रान-फेन-ब्रेनर का मंडलीय मॉडल आप यहाँ पे ला सकते हैं कि यूरी ब्रान-फेन-ब्रेनर ने जिस प्रकार से विकास के अंदर माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम बताया है, ये अलग अलग मंडल बताए हैं, तो वो निश्चित रूप से समाज की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की है जो आपके व्यक्तित्व को समझाते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया को बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसमें मोटे तौर पर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आनुवंशिकी और वातावरण। बाकी सारी चीजें वातावरण में आ जाती है। कल्चर है तो वातावरण का हिस्सा है, ज्योग्राफी है तो वातावरण का हिस्सा है, समाज है तो वातावरण का हिस्सा है। आपको बाहर से कोई शिक्षा मिल रही है, चाहे वो औपचारिक शिक्षा मिल रही हो या अनौपचारिक शिक्षा मिल रही हो, वो भी वातावरण है। विद्यालय में आप गए और विद्यालय में आपको शिक्षकों का कैसा व्यवहार मिला, आपको विद्यालय कैसा मिला, वहां आपको क्या शिक्षा दी गई, क्या आपको पढ़ाया गया। क्योंकि शिक्षा का भी एक ही उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास में आपका व्यक्तित्व भी आ जाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य भी है कि एक बालक के उत्तम व्यक्तित्व का विकास किया जाए, उसके चरित्र का विकास किया जाए, उसके बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जाए। तो ये सारी चीजें मिलकर पर्सनैलिटी बनाती हैं। अगली क्लास में हम लोग पर्सनैलिटी के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हम लोग जहां से चर्चा चालू करेंगे वो होगा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में आगे जारी रहेगा।